नमस्कार दोस्तों, वेदला क्लासेस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भारतीय न्याय संहिता 2023 का यह लेक्चर 10 है। इस वीडियो में हम परिभाषा खंड की चर्चा करेंगे। तो हमारी पहली परिभाषा है पुरुष यानी मैन। इसको धारा 2 की उपधारा 19 में परिभाषित किया गया है, जो पहले आईपीसी की धारा 10 में था। पुरुष शब्द से किसी भी आयु के मानव नर का द्योतक है, और महिला को धारा 2 की उपधारा 35 में परिभाषित किया गया, जो पहले आईपीसी की धारा 10 में ही था। ठीक है, तो स्त्री शब्द से किसी भी आयु के मानव नारी का द्योतक है। मास और वर्ष, इसको भी परीक्षाओं में बहुत पूछा नहीं जाता है। मास और वर्ष इसको जो परिभाषित किया धारा 220 में, तो महीना या वर्ष का जो हम देखेंगे वो कैसे देखेंगे, तो वर्ष या महीने की गणना हम ग्रेगोरियन कैलेंडर से करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो महत्वपूर्ण परिभाषा आती है वो है जंगम संपत्ति यानी मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी यानी चल संपत्ति। इसको धारा 2 की उपधारा 21 में परिभाषित किया गया, जो पहले आईपीसी की धारा 22 में था। तो जंगम संपत्ति के अंतर्गत आश्रित सभी प्रकार की मूर्त संपत्तियां आती हैं, यानी सभी प्रकार की ऐसी मूर्त संपत्तियां जो आश्रित हों जंगम संपत्ति के अंतर्गत आती है। जो भी मूर्त संपत्तियां हैं, ठीक है, सभी प्रकार की मूर्त संपत्तियां, ठीक है, वो जंगम संपत्ति के अंतर्गत आती है। किंतु कौन सी मूर्त संपत्तियां नहीं आएंगी? जो भूमि से यानी जमीन से और ऐसी चीज़ों से जुड़ी हुई हैं जो भूबद्ध हैं या भूबद्ध किसी चीज़ से अस्थायी रूप से जकड़ी हुई हैं, जो हो जंगम संपत्ति के अंतर्गत नहीं आएंगी। यानी कि कोई भी संपत्ति है, यदि वो भूमि है और भूमि की से संबंधित चीज़ों से भूबद्ध है, भूबद्ध किसी चीज़ से अस्थायी रूप से जकड़ी हुई है, तो वह जंगम संपत्ति के अंतर्गत नहीं आएगी, यानी वह मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो अब मूर्त संपत्ति कैसी होती है? मूर्त संपत्ति जिसे हम अपना जो अनुभव इंद्रियों के द्वारा कर सकें, यानी कि जो हमारी 5 इंद्रियां हैं उसके द्वारा हम उसका अनुभव कर सकें, तो उसी को हम मूर्त संपत्ति कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि जंगम संपत्ति में अमूर्त संपत्ति नहीं आती। क्यों? क्योंकि हम उसको इंद्रियों से अनुभव नहीं कर सकते। इसी के नाते कॉपीराइट, बौद्धिक संपदा, ये सब जंगम संपत्ति के अंतर्गत नहीं आते। एक मूर्ति तब चोरी की विषय वस्तु हो जाती है, यानी कि वह जंगम संपत्ति हो जाती है कि जब उसको यदि मंदिर में प्रतिष्ठित किया गया है, तब तो जब तक वह है मूर्ति वहाँ मंदिर में, तब तक वह अचल संपत्ति मानी जाती है। लेकिन जैसे ही उसको हटा दिया जाता है वो चल संपत्ति की स्थिति में आ जाती है, और ऐसी स्थितियों में मूर्ति की भी चोरी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि वो जंगम संपत्ति की स्थिति में आ जाती है। बिजली, तो बिजली को जो है छुआ नहीं जा सकता, ना ही देखा जा सकता है, तो ये अमूर्त संपत्ति में मानी जाती है, और इसी वजह से बिजली को चोरी की विषय वस्तु नहीं माना जाता है भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत। लेकिन विद्युत अधिनियम के तहत वह चोरी की विषय वस्तु मानी जाती है। यानी कि जब भी कोई बिजली चोरी के लिए पकड़ाएगा तो विद्युत अधिनियम के तहत उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन बीएनएस के तहत कार्रवाई नहीं होगी। गैस, तो गैस की चोरी हो सकती है। क्यों? क्योंकि गैस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, उसका अनुभव किया जा सकता है, इस नाते वह जंगम संपत्ति में मानी जाती है। इसी के नाते गैस चोरी की विषय वस्तु हो सकती है। ठीक है, अब बात आती है कि क्या मानव शरीर जंगम संपत्ति है? तो मानव शरीर जो है, मानव शरीर चाहे वह जीवित हो या मृत हो, ठीक है, तो धारा 221 के तहत चल संपत्ति नहीं है, यानी कि उसको अमूर्त संपत्ति यानी कि अचल संपत्ति माना जाता है। ठीक है, और इसी के नाते वह चोरी की विषय वस्तु भी नहीं हो सकती है। लेकिन यदि कोई मृत शरीर है तो वह यदि प्रयोगशाला में रखी गई है, संग्रहालय में रखी गई है, मम्मी के रूप में रखी गई है, तो ऐसी स्थितियों में उसे चोरी की विषय वस्तु माना जा सकता है, क्योंकि वह जंगम संपत्ति में आएगी। ठीक है, और मूर्ति की चोरी तब तक नहीं हो सकती जब तक वह प्राण प्रतिष्ठा के साथ स्थापित है। यानी कि यदि दुकान पर कोई मूर्ति रखी गई है तो वहाँ से उस मूर्ति की चोरी की जा सकती है।
ठीक है, बेचने के लिए रखी गई है तो उसकी चोरी हो सकती है क्योंकि वो चल संपत्ति है। लेकिन यदि मंदिर में कोई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है तो ऐसी स्थितियों में वो लीगल पर्सनालिटी में आ जाता है, विधिक व्यक्ति के रूप में आ जाता है, तो इस नाते वह अचल संपत्ति बन जाती है। तो जब अचल संपत्ति बन जाती है तो अचल संपत्ति की चोरी नहीं हो सकती। लेकिन जब उसको अलग करते हैं तो ऐसी स्थितियों में वो जंगम संपत्ति बन जाती है। तो जैसे ही उस स्थान से हटाया जाता है वैसे ही वो जंगम संपत्ति हो जाती है। तो ऐसी स्थितियों में वह चोरी की विषय वस्तु हो जाती है। अब हम अगली परिभाषा जो देखते हैं, वचन। वचन को धारा 2 की उपधारा 22 में परिभाषित किया गया जो पहले आईपीसी की धारा 9 में था, तो ये महत्वपूर्ण नहीं है। शपथ को धारा 2 की उपधारा 23 में परिभाषित किया गया जो पहले आईपीसी की धारा 51 में था। अपराध, तो अब अगला है अपराध। तो अपराध ऑफेंस, तो धारा 2 की बीएनएस की धारा 2 की उपधारा 24 में अपराध को परिभाषित किया गया जो पहले आईपीसी की धारा 40 में था। ठीक है, तो इसके अनुसार जो उपखंड ए है उसमें जो अध्याय हैं, ठीक है, वर्णित जो अध्याय हैं और जो धाराएं हैं, तथा उपखंड बी में वर्णित जो धाराएं हैं उनको छोड़कर अपराध शब्द के अंतर्गत कोई बात जो इस संहिता द्वारा दंडनीय हो, यानी कहने का मतलब यह है कि उपखंड ए में जो भी अध्याय और धाराएं उपधाराएं सब वर्णित की गई हैं वह अपराध नहीं है। ठीक है, इसी तरह से उपखंड बी में जो भी धाराएं वर्णित की गई हैं वह अपराध की कैटेगरी में नहीं आते। ठीक है, अब जैसे खंड ए में है कि खंड ए के उपखंड ए के अनुसार, खंड ए के उपखंड ए के अनुसार अध्याय 3 और धारा 8 की उपधारा 2, 3, 4, 5, धारा 9, 49, 50, 52, 54, 55 ये सब जो धाराएं हैं, या 127 की जो धारा 7 और 8 है, और धारा 222, 230 ये सब जितनी भी धाराएं हैं यह जो है अपराध की उस स्थिति में नहीं आती है, अपराध की परिभाषा के तहत नहीं आती है। अपराध सबसे तात्पर्य कोई ऐसी बात जो इस संहिता या विशेष स्थानीय विधि के अधीन दंडनीय हो, यानी कि जो ऐसा अपराध है जो विशेष विधि या स्थानीय विधि के तहत दंडनीय हो तो वह इस धारा के तहत अपराध की परिभाषा में नहीं आती। खंड बी के अनुसार जो धारा 189 की उपधारा 1 है, 211, 212 जितनी भी ये सब धाराएं हैं भी अपराध शब्द के अंतर्गत नहीं आते। अपराध का उसी के समान अर्थ होगा जब कोई कार्य विशेष या स्थानीय विधि के अधीन दंडनीय हो और ऐसी विधि के अधीन 6 महीने या उससे अधिक का कारावास, चाहे वह जुर्माने सहित हो या उसके बिना हो। ठीक है, तो ऐसी स्थितियों में वह अपराध की कैटेगरी में उसको मानेंगे। ठीक है, लेकिन उस पर यह संहिता लागू नहीं होती विशेष विधि या स्थानीय विधि के संबंध में। अब हमारी अगली परिभाषा है पर्सन यानी व्यक्ति। तो धारा 2 की उपधारा 26 में व्यक्ति को परिभाषित किया गया है। इसके अंतर्गत कोई कंपनी या संगम या व्यक्तियों का निकाय, चाहे वह निगमित हो या न हो, आता है। यानी व्यक्ति के अंतर्गत कोई कंपनी भी आती है या संगम या व्यक्तियों का निकाय, यानी कि व्यक्तियों का कोई समूह है, चाहे वह रजिस्टर्ड हो या न हो, तो व्यक्ति के अंतर्गत। अब अगली जो परिभाषा है वह पब्लिक की है, जनता। ठीक है, तो धारा 227 में पब्लिक को परिभाषित किया गया जो पहले आईपीसी की धारा 12 में था। ठीक है, तो लोक शब्द के अंतर्गत लोक का कोई भी वर्ग या कोई समुदाय आता है, यानी कि कोई भी कैटेगरी हो या कम्युनिटी हो तो वह पब्लिक के रूप में आती है। जैसे हिंदू मुस्लिम ईसाई ये सब कम्युनिटी है। ठीक है, तो ये आती हैं। या कोई भी वर्ग है, वर्ग का मतलब कि अलग अलग जो वर्ण व्यवस्था है उसके अनुसार भी चीज़ें वो लोग भी आएंगे। ठीक है, जो किसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, हमारी अगली परिभाषा है पब्लिक सर्वेंट यानी लोक सेवक, जिसको धारा 2 की उपधारा 28 में परिभाषित किया जो पहले आईपीसी की धारा 21 में था। तो लोक सेवक के अंतर्गत
निम्नलिखित आते हैं। कौन कौन आते हैं कि लोक सेवक के अंतर्गत तो पूरी लिस्ट दी गई है कि सेना है, नौसेना, वायुसेना का प्रत्येक ऑफिसर, फिर न्यायाधीश है, ठीक है। कोई इसमें ऐसे भी व्यक्ति सम्मिलित हैं जिसे विधि द्वारा उन्मोचन, चाहे वह स्वयं के द्वारा या किसी व्यक्ति निकाय के सदस्य के रूप में किन्हीं निर्णायक कार्यों को करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, तो वह भी लोक सेवक के अंतर्गत आएंगे। न्यायालय का कोई ऑफिसर है, ठीक है, तो न्यायालय का कोई ऑफिसर है जिसके अंतर्गत सामान्य रिजर्व जो अधिकारी हैं वो भी आएंगे, रिसीवर आएंगे, कमिश्नर आएंगे, ये सब आएंगे। जिसका ऐसे ऑफिसर के नाते अन्वेषण करने, यानी कि कोई भी ऐसा अफसर है कि जिसको इन्वेस्टिगेशन करने का, रिपोर्ट करने का, कोई दस्तावेज बनाने का, अधिप्रमाणित करने का, ठीक है, या रखने का भार संभालने या उसका बयान करने या किसी न्यायिक आदेशिका का निष्पादन करने या कोई शपथ ग्रहण करने या निर्वाचन करने या न्यायालय में व्यवस्था बनाए रखने का कर्तव्य हो, ऐसा व्यक्ति जिसे न्यायालय द्वारा विशेष रूप से ऐसे कर्तव्यों में से किन्हीं का पालन करने के लिए न्यायालय द्वारा प्राधिकार प्रदान किया गया हो, तो ये भी लोक सेवक के अंतर्गत आएंगे। किसी न्यायालय या लोक सेवक की सहायता करने वाला हर ऑफिसर या पंचायत का सदस्य भी जो है लोक सेवक होगा। प्रत्येक मध्यस्थ या उस अन्य व्यक्ति जिसको न्यायालय या किसी अन्य सक्षम लोक प्राधिकारी द्वारा कोई मामला विनिश्चय या रिपोर्ट के लिए निर्देशित किया गया है, हर व्यक्ति जो किसी पद को धारण करता हो जिसके आधार पर किसी व्यक्ति को परिरोध में रखने के लिए सशक्त हो, ठीक है, तो ये सब लोक सेवक के अंतर्गत आएंगे। हर व्यक्ति जो किसी पद को धारण करता है जिसके आधार पर किसी व्यक्ति को परिरोध में रखने के लिए सशक्त हो, सरकार का हर ऑफिसर जिसका ऐसे ऑफिसर के नाते यह कर्तव्य हो कि अपराधों का निवारण करे, अपराधों की सूचना दे, अपराधियों को न्याय के लिए उपस्थित करे या लोक स्वास्थ्य सुरक्षा या सुविधा का संरक्षण करे, तो ये सब भी लोक सेवक के अंतर्गत आएंगे। प्रत्येक ऑफिसर जिसका यह कर्तव्य हो कि वह सरकार की ओर से संपत्ति ग्रहण करे, प्राप्त करे, रखे या व्ययन करे या कोई सर्वेक्षण, निर्धारण या संविदा करे या किसी राजस्व आदेशिका का निष्पादन करे या सरकार का धन संबंधी हितों पर प्रभाव डालने वाले किसी मामले में अन्वेषण करे या रिपोर्ट करे, रखे या उसकी सुरक्षा के लिए किसी विधि के व्यतिक्रम को रोके, प्रमाणित करे, ठीक है, तो ये सब लोक सेवक के अंतर्गत आएंगे। प्रत्येक ऑफिसर जिसका यह कर्तव्य हो कि वह किसी ग्राम, नगर, जिले के किसी कार्यावधि सामान्य प्रयोजन के लिए किसी संपत्ति को ग्रहण करे, प्राप्त करे, रखे या व्ययन करे, सर्वेक्षण करे, निर्धारण करे, कोई रेट या कर उद्धृत करे, गांव, नगर या जिले के लोगों को अधिकारों का निश्चय करने के लिए कोई दस्तावेज बनाए, अधिप्रमाणित करे या रखे। प्रत्येक व्यक्ति जो किसी ऐसे पद को धारण करता है जिसके आधार पर वह निर्वाचक नामावली तैयार करे, प्रकाशित करे, बनाए रखने, पुनरीक्षित करने के लिए निर्वाचन के किसी भाग को संचालित करने के लिए सशक्त हो, ठीक है, तो ये भी लोक सेवक के अंतर्गत आएंगे। प्रत्येक व्यक्ति जो सरकार के सेवा या वेतन में है या किसी लोक कर्तव्य के पालन में सरकार से वेतन या कमीशन के रूप में पारिश्रमिक पाता है, यानी वेतन पाता है तो ठीक है, लेकिन पारिश्रमिक पाता है या कमीशन पाता है तो भी वह जो है पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। स्थानीय प्राधिकारी है अथवा केंद्र या राज्य के अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम अथवा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 के खंड 45 में परिभाषित सरकारी कंपनी की सेवा या वेतन में है तो वो भी लोक सेवक माने जाएंगे। नगर पालिका आयुक्त भी लोक सेवक माना जाएगा। स्पष्टीकरण ए के अनुसार इस धारा में वर्णित व्यक्ति लोक सेवक है, चाहे वे सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हों या नहीं, ठीक है, यानी कि इस धारा में जो भी वर्णित व्यक्ति हैं वो पब्लिक सर्वेंट के रूप में होंगे, चाहे वो सरकार के द्वारा यदि नियुक्त किए गए हैं तब भी और सरकार के द्वारा नहीं नियुक्त किए गए हैं तब भी, ठीक है। स्पष्टीकरण बी के अनुसार यदि लोक सेवक किसी ओहदे या पद को वास्तव में धारण किए हो तो चाहे भले ही उसके पद को धारण करने के अधिकार में किसी भी तरह की विधिक त्रुटि हो, फिर भी वह लोक सेवक समझा जाएगा। यानी कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी पद को धारण करता है, यदि उसके जो है विधिक त्रुटि है उस पद के संबंध में, ठीक है, उसके अधिकार के संबंध में, तो भी वह जो उस ड्यूरेशन में यदि कोई कार्य किया है तब भी वह लोक सेवक समझा जाएगा। स्पष्टीकरण सी के अनुसार
निर्वाचन शब्द ऐसी किसी विधायी, नगर पालिका या अन्य लोक प्राधिकारी के नाते, चाहे वह किसी भी स्वरूप की हो, सदस्य के निर्वाचन का द्योतक है, जिसके लिए विधि द्वारा वर्ण करने की पद्धति या विधि के निर्वाचन करने में निर्वाचन के रूप में विहित की गई हो। अब प्रश्न उठता है कि क्या न्यायाधीश भी लोक सेवक है? तो वीरा स्वामी बनाम भारत संघ 1991 सुप्रीम कोर्ट में ने कहा था कि न्यायाधीश के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय और जिलों के अधीनस्थ न्यायालय को जो न्यायाधीश भी सम्मिलित हैं, यानी कि वह भी लोक सेवक हैं। इसलिए धारा 21 के तहत उनको लोक सेवक माना गया आईपीसी के, जो अब बीएनएस की धारा 228 के तहत लोक सेवक है। लेकिन उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने हेतु विशेष प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यम करुणानिधि बनाम भारत संघ 1979 सुप्रीम कोर्ट के मामले में कहा गया कि मुख्यमंत्री और मंत्री लोक सेवक हैं, इसलिए उन पर भ्रष्टाचार निरोधक कानून लागू होता है, यानी करप्शन एक्ट लागू होगा। अभय सिंह चौटाला बनाम सीबीआई 2011 का केस है, जिसमें माना गया कि सांसद और विधायक भी लोक सेवक हैं तथा भ्रष्टाचार के मामलों में उन पर कार्रवाई की जा सकती है। और पीवी नरसिंहा राव बनाम सीबीआई 1998 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि सांसद और विधायक लोक सेवक हैं और रिश्वत जैसे भ्रष्टाचार के मामलों में उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है। रेलवे कर्मचारी, अध्यापक जिस सरकार से वेतन मिलता है, ग्राम प्रधान लोक सेवक, नगर पालिका द्वारा नियुक्त बिल संग्रहकर्ता और जो है प्रबंध समिति का अध्यक्ष, ये सब लोक सेवक हैं। पंजीकृत सहकारी जो समिति का कर्मचारी है अथवा कार्यपालिका समिति का सदस्य, ये सब भी लोक सेवक हैं। ठीक है। विश्वास करने का कारण, तो ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है। विश्वास करने का कारण को धारा 2 की उपधारा 29 में परिभाषित किया, जो पहले आईपीसी की धारा 36 में था। तो विश्वास करने का कारण जो है उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है। यह तब कहा जाता है जब उस चीज़ के बारे में विश्वास करने का पर्याप्त हेतु रखता है। मूल्यवान प्रतिभूति, तो मूल्यवान प्रतिभूति भी पूछा जाता है लेकिन कम पूछा जाता है। तो मूल्यवान प्रतिभूति को धारा 231 में परिभाषित किया गया, जो पहले आईपीसी की धारा 30 में था। ठीक है। तो मूल्यवान प्रतिभूति का मतलब क्या है? मूल्यवान प्रतिभूति का तात्पर्य ऐसे दस्तावेज से या होनी तात्पर्य था जिसके द्वारा कोई विवेक या अधिकार सृजित, विस्तृत, अंतरित, निर्बंधित, निर्वापित किया जाए या छोड़ा जाए। ठीक है। इस तरह की चीज़ें हों, या जिसके द्वारा कोई व्यक्ति विधिक दायित्व के अधीन होना स्वीकार करे या अमुक विधिक अधिकार नहीं रखता है, यह स्वीकार करता है, तो वह मूल्यवान प्रतिभूति होता है। इस तरह के दस्तावेज जो है मूल्यवान प्रतिभूति होते हैं। का एक विनिमय पत्र के पृष्ठ पर अपना नाम लिख देता है। इस पृष्ठांकन का प्रभाव किसी व्यक्ति को जो उसका विधिपूर्ण धारक हो जाए उस विनिमय पत्र पर अधिकार अंतरित किया जाना है, इसलिए यह पृष्ठांकन मूल्यवान प्रतिभूति है, यानी वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। इसी तरह से बीमा पॉलिसी भी आपका मूल्यवान प्रतिभूति, कर निर्धारण आदेश, चेक, वसीयत मूल्यवान प्रतिभूति हैं। किंतु बिना हस्ताक्षर के लेखा पुस्तक में की गई प्रविष्टि मूल्यवान प्रतिभूति नहीं है। मूल्यवान प्रतिभूति केवल मौलिक दस्तावेजों के लिए प्रयुक्त होता है, उनकी प्रतिलिपियों के लिए नहीं। यानी कि कहने का मतलब है कि जो प्रतिलिपि होती है वह मूल्यवान प्रतिभूति में नहीं आती, यानी मूल जो प्रति होगी वही जो है मूल्यवान प्रतिभूति के रूप में आएगी। मूल्यवान प्रतिभूति की प्रतिलिपि मूल्यवान प्रतिभूति नहीं है। ठीक है। लॉटरी टिकट, किरायानामा, पासपोर्ट, तलाक ब्लेक, हुंडी, उन्मोचन पत्र, आवश्यक बलपूर्वक लिखवाया गया वचन पत्र, हिसाब किताब का लेखा पत्र आदि जो है मूल्यवान प्रतिभूति के उदाहरण हैं। जलयान को धारा 232 में परिभाषित किया गया, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। स्वेच्छा आपका महत्वपूर्ण है। ठीक है। इस पर प्रॉब्लम भी आता है। वॉलंटरली, यानी धारा 233 में इसको परिभाषित किया गया है। स्वेच्छा का अर्थ है कि आशयपूर्ण या जानते हुए। स्वेच्छा का जो अर्थ है वह आशयपूर्ण या जानते हुए, तो उसी को हम स्वेच्छा कहेंगे। अब स्वेच्छा की जो बात कहा गया वो क्या है? कोई व्यक्ति किसी परिणाम को स्वेच्छा कारित करता है, यह तब कहा जाता है जब वह उसे उन साधनों द्वारा कारित करता है जिनके द्वारा कारित करना उसका आशय था। यानी कि जिन साधनों के द्वारा कारित करने का उसका आशय था, ठीक है, कृत्य को, और या उन साधनों द्वारा कारित करता है जिन साधनों को काम में लाते समय वह जानता था या विश्वास करने का कारण रखता था कि उनसे उसका कारित होना संभाव्य है, तो यह माना जाएगा कि वह स्वेच्छा कारित किया है।
यानी कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति यदि किसी परिणाम को जो है चाहता है करना और उसके लिए उन साधनों का प्रयोग करता है जिन साधनों के को प्रयोग करने का उसका आशय था, या उन साधनों द्वारा जो भी कार्य करता है तो उन साधनों को जब प्रयोग करता था तो वह जानता था या यह विश्वास करने का कारण रखता था कि उनसे उसका कार्य तो होना संभाव्य है। यानी कि यदि संभावना भी है उस साधन को प्रयोग करते समय उस व्यक्ति को कि हाँ वो परिणाम घटित होगा, तो यह माना जाएगा कि उसने स्वेच्छया कारित किया है। अब इसका एक दृष्टांत इसमें जो है दिया है। दृष्टांत यह है कि का लूट को सुकर या सरल बनाने के आशय से एक बड़े नगर के एक बसे हुए घर में रात को आग लगाता है और इस प्रकार एक व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है। तो यहाँ क का आशय भले ही मृत्यु कारित करने का ना रहा हो, केवल आग लगाने का रहा हो, और वह इसके लिए दुखित भी हो कि कोई व्यक्ति उसके कार्य से मृत्यु हुई किसी की, फिर भी यह जानता था कि संभाव्य है कि वह मृत्यु कारित कर दे, तो उसने स्वेच्छा मृत्यु कारित की है। क्योंकि जब आग लगा रहा है तो ये संभावना भी है कि कोई व्यक्ति उसमें मर भी सकता है, और उसके बाद आग लगाने के साधन का वो प्रयोग किया, तो इसी के नाते वह स्वेच्छया कारित किया, इसी के नाते वह उसके लिए दोषी माना जाएगा। यानी कि वो स्वेच्छया कारित किया है यह देखा जाएगा, माना जाएगा। ठीक है, तो स्वेच्छया के लिए कुछ एलिमेंट है, यानी कि कोई व्यक्ति उसे उन साधनों से कारित करता है जिनके द्वारा कारित करना उसका आशय था। ठीक है, कोई व्यक्ति उन साधनों द्वारा कारित करता है जिन साधनों को काम में लाते समय वह यह जानता था कि उसका कारित होना संभाव्य था। ठीक है, कोई व्यक्ति उन साधनों द्वारा कारित करता है, ये तीसरा जो पॉइंट है, कोई व्यक्ति उन साधनों द्वारा कारित करता है जिन्हें काम में लाते समय वह विश्वास करने का कारण रखता था कि वह उसका कारित होना संभाव्य है उन साधनों से। तो एक उपेक्षापूर्ण कार्य या लोभ स्वैच्छिक होगा। ठीक है, एक उपेक्षापूर्ण कार्य या लोभ स्वैच्छिक होगा क्योंकि दोषी व्यक्ति संपादन या लोभ को बचाने का इच्छुक नहीं था। ठीक है, तो स्वेच्छा को की परिभाषा के संबंध में, स्वेच्छा की परिभाषा के संबंध आशय, ज्ञान और विश्वास करने के कारण को महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है, हमारी अगली जो परिभाषा है वसीयत की धारा, वसीयत को धारा 2 की उपधारा 34 में परिभाषित किया है जो पहले 31 में था। ठीक है, तो वसीयती दस्तावेज का द्योतक है वसीयत। ठीक, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद।